नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम अक्षयवट में। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों का नाम नहीं, बल्कि हमारे आपके जीवन का आधार है। शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और जो यूं कहते हैं ना कि हवाओं में ताजगी होना, ये एक ब्लेसिंग हम मानेंगे। और आज चर्चा की इसलिए जरूरत है क्योंकि बढ़ते दौर में जिस हिसाब से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और जितने सारे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज हो रहा है, उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये बेहद ही आवश्यक है कि पर्यावरण की संरक्षण पर बातचीत हो, उस पर सकारात्मक पहल हो और किस हिसाब से आने वाले वक्त में हम अपने सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को लेकर सजग रहेंगे, सहज रहेंगे और चिंतित भी रहना है। जी हाँ, ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम सस्टेनेबिलिटी को कैसे बरकरार रखेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद जी। जी हाँ सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका भी जी। और आज देखिए, आज सर हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण पर। और आप तो देश विदेश में रहते हैं, भारत में भी रहते हैं और बाहर बाहर सिंगापुर और कई तरह की कंट्रीज में भी आप रह कर आते हैं। आपका कई तरह का रिसर्च का काम भी बाहर में विदेशों में चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण पर कि आज जो हमें जरूरत आन पड़ी है पर्यावरण पर बातचीत करने की, ऐसा क्यों हो रहा है? विशेष रूप से 20-25 वर्षों का यह देखने में आ रहा है कि हमारा पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित होने लगा है। इसका मुख्य कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की शुरुआत जब से हुई तब से उसके लाभ तो बहुत सारे रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा कुप्रभाव यह पड़ा कि जंगल और पेड़ कटते चले गए और उसके जगह पर कंक्रीट का सभी जगह मकान दुकान सब बनने लगा। और नतीजा यह हुआ कि हमारा जो जलवायु का जो सिस्टम है वह बिल्कुल गड़बड़ा गया। पहले जैसे भारत में ही पहले 3 तरह के ऋतु होते थे, 4-4 महीना का। 4 महीना शरद ऋतु, 4 महीना बरसात और 4 महीना गर्मी। अब वो बिल्कुल गड़बड़ा गया है। देखा जाता है कि सर्दी के समय गर्मी पड़ने लगती है, फरवरी से ही 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। उसी तरह गर्मी के मौसम में कभी बरसात शुरू हो जाता है, कभी बहुत अधिक पानी पड़ने लगती है और बहुत ठंडक हो जाता है। तो अब ऋतु जो है सो सिस्टमेटिक नहीं रह गया और इसके चलते किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो पहले जैसी बात नहीं रही कि समय पर वो खेती का काम प्रारंभ करें, क्योंकि जलवायु का जो सिस्टम है वो इतना प्रदूषित है कि जिसके चलते सही आकलन संभव नहीं हो पाया। और यह जलवायु प्रदूषित होने का कोई एक कारण नहीं है, इतने सारे कारण हैं जिसके चलते यह दिन प्रतिदिन स्थिति भयानक होते चले जा रही है। विशेष रूप से कार्बन डाई और मीथेन गैस का उत्सर्जन जलवायु में जो हो रहा है उसके चलते बहुत कुप्रभाव व्यक्ति पर पड़ रहा है, पशु पक्षी पर पड़ रहा है, कृषि पर पड़ रहा है, उद्योग पर पड़ रहा है। और इस परिवर्तित जलवायु के चलते सभी लोग परेशान हैं और यह बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान जितना होना चाहिए, जितना उस पर जाना चाहिए, वो जा नहीं पा रहा है। हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया बताया कि किस तरह से अभी जितने सारे भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है और जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। और यह भी एक समस्या है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो किस प्रकार से इस विपदा से भी बाहर निकलेंगे। तो इसका एक उपाय आता है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण की कितनी महत्ता है हमारे जीवन में, हमारे भारत देश में और हमारे पूरे सर्वांगीण विकास में? जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृक्षारोपण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये
प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से दोनों तरह से ये लोगों को लाभ पहुंचाता है। प्रत्यक्ष रूप से उद्योग धंधे, कृषि, सभी कुछ वृक्षारोपण पर ही निर्भर हैं। और जहाँ तक परोक्ष की बात है तो यह आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत है भारत में, क्योंकि अधिकांश जो यहाँ पर चीज़ें बनती हैं वो लकड़ी पर ही आधारित हैं, लकड़ी से ही उत्पादन होता है और उसके चलते बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो वृक्षारोपण का प्राचीन समय से ही बहुत अधिक महत्व रहा है, लेकिन इधर दुर्भाग्य की बात है कि इसकी कमी हो रही है। वृक्ष कटते जा रहे हैं और उस हिसाब से वृक्ष लगाए नहीं जा रहे हैं। प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी, तब उतनी आवश्यकता नहीं थी, वृक्ष अधिक थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है, ज़्यादातर वृक्ष कटते जा रहे हैं, हरियाली समाप्त होते जा रही है और कटने वाले वृक्ष के जगह पर नया पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, या जो लगाए भी जा रहे हैं वो उतनी मात्रा में नहीं हो रहे हैं जितना लगना चाहिए। तो इसके चलते भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अच्छा, और देखिए, अर्थव्यवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक बार जरा हम अपने दर्शकों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारे पूरे भारत देश में जो बिहार की स्थिति है, हमारे राज्य की स्थिति है, वो क्या है एनवायरनमेंट में, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके महत्व को देखते हुए हाल में ही एक नारा दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम। यानी हर व्यक्ति, नहीं भी अगर वो गंभीर है इस विषय में, तो कम से कम अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ अपने जीवन में जरूर रोपे। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नारा दिया है। जहाँ तक बच्चे की स्थिति है, परिवार में 2 बच्चे ही पैदा करें अधिक से अधिक, और कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं। जहाँ तक बिहार और भारत की बात है तो भारत की जो जनसंख्या है और जो भूमि है उसके अनुसार यहाँ पर कम से कम 33% भूभाग पर वृक्ष होना चाहिए, पेड़ लगना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक केवल 22% भूभाग पर ही वृक्षारोपण हो पाया है। बिहार की बात है तो वो थोड़ा और दयनीय स्थिति में है। बिहार में कोशिशें तो बहुत जारी हैं, लेकिन फिर भी अभी यह 18 से 19% ही पहुंच पाया है और इसमें बहुत अधिक और तेजी लाने की गुंजाइश है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो। मेरा तो अपना मत है कि जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत तेजी से यह कार्यक्रम परिवार कल्याण के रूप में चलाया जा रहा है अभी भारत में, दूसरी तरफ पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, उससे भी बढ़कर प्राथमिकता के आधार पर वृक्षारोपण कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। और वृक्षारोपण होगा तो उससे लाभ ही लाभ होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और लोगों को लाभ होगा, रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सभी कुछ हरियाली पर ही निर्भर है, वृक्षारोपण पर ही निर्भर है, पशु पक्षी भी इसी पर निर्भर हैं। अगर हमारे यहाँ हरियाली रहेगी, जंगल रहेगा, तो बहुत तरह के जो पशु पक्षी हैं जिनका पलायन हो रहा है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन रोकेंगे और वे भी हंसी खुशी से यहाँ रह पाएंगे। अच्छा, प्रोफेसर साहब, आप हमें बताएं कि हरित आवरण को देखिए बढ़ावा देने के लिए जो जन जागरण अभियान की जो जरूरत है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। जहाँ तक वृक्षारोपण या वनारोपण की बात है तो यह काम हम केवल सरकार पर ही नहीं डाल सकते हैं कि यह सारा काम जो है वो सरकार ही करेगी, सरकार ही हमारे लिए सब कुछ करेगी। केवल हम सरकार से अधिकार की बात ही न करें, बल्कि इस संदर्भ में हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है कि जहाँ तक संभव हो इस कार्य को हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर में ही पेड़ पौधा लगाएं, खाली जो ज़मीनें हैं उसमें पेड़ पौधा लगाएं। विदेशों का उदाहरण हमारे सामने है, विशेष रूप से
मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर इत्यादि देशों में यह ऐसा देखा गया है कि जितनी खाली ज़मीनें हैं वहाँ केवल पेड़ ही पेड़ नज़र आता है। छोटा सा टापू है, छोटा सा देश है, फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा हरियाली है, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे घर में आप बागवानी कीजिएगा तो वहाँ पर आपको जो खुशी मिलेगी वही खुशी अन्य स्थानों पर भी वह देखकर प्राप्त होगी। तो यह केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हम नागरिकों का भी परम कर्तव्य है, क्योंकि जब हरियाली होगी तभी देश बचेगा। और जिस तरह से तरह तरह के जो संकट आ रहे हैं, जलवायु बिल्कुल परिवर्तित हो गया है, इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब लोग गर्मी के चलते त्राही त्राही कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश जगहों पर पेड़ कटते चला गया और उसके जगह पर वृक्षारोपण हुआ नहीं। हमारे यहाँ अभी भी अनुत्पादक जमीनें अथाह मात्रा में पड़ी हुई हैं, रेलवे लाइन के बगल में या और धसना वगैरह के बगल में, खेत के बगल में इतनी सारी ज़मीनें जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, उसमें भी अगर वृक्ष लगाई जाएं तो वह भी आगे चल के यह आमदनी का बहुत बड़ा साधन होगा। शीशम, साल, सखुआ ये सब लकड़ी इतनी कीमती हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और फूलों का तो हमारे यहाँ इतना बड़ा व्यापार हो गया है कि इससे बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है। हमारे देश के फूलों का निर्यात दूसरे देशों में हो रहा है। ये छोटा सा उदाहरण है। अगर यह बड़े पैमाने पर होगा तो सोच लीजिए कि अपने देश में तो भंडार भरेगा ही, विदेशों को भी हम निर्यात करेंगे और विदेशी मुद्रा भी इसके द्वारा प्राप्त होगी। तो यह वृक्षारोपण का ही परिणाम है, चाहे वह फूलों के रूप में हो या पेड़ों के रूप में। सर देखिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सहभागिता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आपने बताया ना कि हमारा देश तो भरेगा ही और साथ में एक सर्वांगीण विकास होगा, और यूं कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे देश के शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी जो है, जो युवा प्रतिनिधि हैं, उनकी कितनी सहभागिता होनी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में? हाँ, इसीलिए ना मैंने कहा, वैसे कहा भी जाता है कि कृषि जो है सो सहचर है वनारोपण की। तो मैंने जैसा बताया कि यह केवल सरकार के ऊपर इसको नहीं छोड़ा जा सकता है कि जो भी करेगी वो सरकार करेगी, वृक्ष लगाएगी सरकार लगाएगी, बाकी इसमें हम लोगों की सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए विभिन्न संगठनों को आगे आना होगा, शिक्षाविदों को आगे होना होगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। उनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होना चाहिए और बहुत सारे लोग मिलकर जब वृक्षारोपण करेंगे तो हरियाली आते देर नहीं लगेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वृक्षारोपण जो पखवाड़ा मनाया जाता है और उस जुलाई महीने में, और जो पेड़ लगाए जाते हैं, तो पेड़ तो लगा दिए जाते हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि बरसात का मौसम रहता है तो पेड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है संरक्षण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। समस्या यह है कि जो पेड़ लगा दिया जाता है उसकी देखभाल की आवश्यकता है, जो बहुत अधिक नहीं हो पाता है। परिणाम यह होता है कि जितनी संख्या में पेड़ लगती है उसमें से आधे सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि न उनको पानी पटाया जाता है, न उनकी देखभाल अच्छी तरह से किया जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि जितनी आवश्यकता भारत में पेड़ लगाने की है उससे भी ज़्यादा आवश्यकता उसकी देखभाल की है, क्योंकि जब संपूर्ण रूप से उसका देखभाल होगा तभी वह पेड़, तभी वह पौधा वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा और उससे आमदनी के स्रोत निकलेंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि पेड़ लगाने के बाद हम उसका ध्यान रखें, चाहे वह कॉलेज में लगाया जाए, सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाए, यूनिवर्सिटी में लगाया जाए या जहाँ कहीं भी लगाया जाए, उसकी देखभाल की जिम्मेवारी होनी चाहिए, संगठनों को होनी चाहिए, गांव से प्रारंभ होनी चाहिए। गांव के मुखिया जी से लेके एमएलए, एमपी, मंत्रीगण सभी लोग इसके लिए तत्पर हों, ताकि आने वाले समय में, ये देखने में तो बहुत ही छोटा सा ये प्रारूप लगता है,
लेकिन एक समय के बाद अगर हमारा देश पेड़ों से भरपूर हो जाएगा, 33% भूभाग पर वृक्षारोपण हो जाएगा, तो भारत का खजाना तो ऐसे ही भर जाएगा केवल लकड़ी के स्थिति से। एक समय था जब भारत में सखुआ जो है, सखुआ की लकड़ी, सखुआ शीशम साल, ये सबसे महत्वपूर्ण था और बहुतायत में मिलता था, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम थी और पेड़ अधिक थे। अब वो सब पेड़ कटते चले गए, उनके जगह पर लगाया नहीं गया। तो अब स्थिति यह है कि भारतीय सखुआ तो मिलता ही नहीं है। ज़्यादातर हम लोग मलेशियन सखुआ का इस्तेमाल अपने घरों में या अपने जगहों पर प्रयोग करते हैं और मलेशिया से वह इंपोर्ट किया जाता है। अगर ये सब हमारे यहाँ फिर से वही पौराणिक स्थिति के अनुसार लगना शुरू हो जाए, तो वो हमारा जो कीमती मुद्रा है वो बाहर जाने से बचेगा और हम निर्यात करने की स्थिति में हो जाएंगी। आय का एक नया स्रोत जुड़ जाएगा। जी देखिए, हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। तो कहीं ना कहीं से अगर सरकार इतनी सारी योजनाओं को लेकर आ रही है और इस तरह से अपने कार्य के प्रगति पथ पर है, तो हम सबकी एज इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एज इंडिविजुअल डिग्निटी, हमारे क्या राइट्स हैं और हमारा क्या कर्तव्य है पर्यावरण के लिए। आप हमारे दर्शकों को सर यह बताएं कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या होना चाहिए, युवाओं का जो काम है वो क्या होना चाहिए। मेरा मानना है कि ये वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है उसे एक राष्ट्रीय मुहिम के तौर पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह हर जगह देखते चले। सरकार के द्वारा तो बहुत सारी योजनाएं इस संदर्भ में चल ही रही हैं और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है इस दिशा में। 1980 में वन नीति बनी थी, उसके बाद से लगातार सरकार प्रयत्नशील है, लेकिन हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य है इस दिशा में कि हम इसके लिए आगे बढ़ें। खासकर युवा वर्ग, सामाजिक संगठन, छात्र छात्राएं, इन सबों के द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। इसे एक योजना के रूप में लिया जाना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह जहां भी जमीन खाली हो और संभव हो, सरकारी मदद तो मिल ही रही है, सरकार तो हमारी सहायता के लिए प्रयत्नशील है ही, तो जहां तक संभव हो पेड़ लगाने का कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। यहाँ तक कि गांव के मुखिया जी से लेकर के एमएलए, एमपी, मंत्रीगण, सभी लोग इसमें सहभागी बने और इसके लिए भरपूर प्रयत्न करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वार्थ और भ्रष्टाचार, ये दोनों से ऊपर उठना होगा, तभी यह सफल होगा। क्योंकि अधिकांश जो योजनाएं हैं वो यहीं पर मार खा जाती हैं और जो लक्ष्य लेके चलते हैं वो संभव नहीं हो पाता है, बीच में ये लोग लग जाते हैं। तो जब तक हम स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे और इसमें से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा, तब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस
बेशक हमारी जो सरकार है इतने इम्पोर्टेंट मुहिम सबको चला रही है, हमारा भी कुछ मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इस संरक्षण में हम और आप साथ मिलकर एक एक हाथ बढ़ाएंगे, तभी जाकर हमारा देश, हमारा राज्य उन्नति कर सकेगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो परिचर्चा है आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबों से आपकी एंकर डॉक्टर अर्पिता विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विषय के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार।